नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक की ओर से आप सुन रहे हैं एक वैज्ञानिक वेलनेस पॉडकास्ट डॉक्टर हरनेक सिंह के साथ। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चिंताजनक विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, एक ऐसा विषय जो सीधे हमारी खाने की थाली से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर हरनेक सिंह का एक लेख है जिसका शीर्षक है न्यूट्रास्यूटिकल्स, आधुनिक पोषण संबंधी कमी को पूरा करना। और ये लेख एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रोज पेट भर खाना खा रहे हों, लेकिन हमारा शरीर वो अंदर से भूखा हो? यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेख में इसी को पोषण का विरोधाभास कहा गया है। पोषण का विरोधाभास? हाँ, मतलब हमारे पास कैलोरी की कोई कमी नहीं है, खाना भरपूर है, सुपरमार्केट भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात आती है जरूरी पोषक तत्वों की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो हमारी थाली खाली होती जा रही है। अच्छा, मतलब हम ज्यादा खा रहे हैं पर पाक कम रहे हैं। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अरे अब सब्जियों में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। सही बात है। तो लगता है वो सिर्फ स्वाद की नहीं, असल में पोषण की ही बात कर रहे थे। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। आखिर इस विरोधाभास की जड़ क्या है? क्यों हमारा भोजन अब उतना पौष्टिक नहीं रहा? तो लेख के हिसाब से इसकी तीन कह सकते हैं, तीन बड़ी वजह है। ठीक है। पहली है हमारी औद्योगिक खेती, दूसरा मिट्टी में पोषक तत्वों की जबरदस्त कमी, और तीसरा हमारी अपनी बदलती जीवन शैली। इन तीनों ने मिलकर हमारे रोज के खाने में एक न्यूट्रिशनल गैप, मतलब पोषण का एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। एक मिनट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, ये तो बहुत ही बुनियादी बात लग रही है। मतलब जिस जमीन पर हमारा खाना उग रहा है वही कमजोर हो गई है। बिल्कुल, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 2015 की एक रिपोर्ट है। हाँ। वो बताती है कि दुनिया की लगभग 1/3 उपजाऊ मिट्टी वो पहले ही खराब हो चुकी है। 1/3? हाँ, दशकों से जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्होंने मिट्टी की जान निकाल दी है। मिट्टी से वो जरूरी खनिज छीन लिए हैं जो पौधों के जरिए हम तक पहुंचने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो सेब खा रहे हैं वो शायद हमारे दादाजी के जमाने के सेब जितना पौष्टिक है ही नहीं। भले ही वो दिखने में कितना भी चमकदार क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैदावार बढ़ाने की होड़ में हमने गुणवत्ता को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2008 में एक शोध छपा था जो ये दिखाता है कि गेहूं और चावल की आज की जो किस्में हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं, हाँ, उनमें पारंपरिक किस्मों के मुकाबले प्रोटीन, जिंक और आयरन का स्तर काफी कम हो गया है। तो अनाज ज्यादा उग रहा है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। ये तो हुई, चलिए मान लिया, अनजाने में हुई कमी की बात। लेकिन लेख में एक और पहलू पर भी बात की गई है जो जानबूझकर हमारे खाने में मिलाया जा रहा है, और वो है हार्मोन्स की मिलावट। यहाँ से बात थोड़ी और डरावनी हो जाती है। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लेख डेयरी उद्योग का उदाहरण देता है। ज्यादा दूध निकालने के लिए दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन? हाँ, ये एक हार्मोन है जो दूध ग्रंथियों को सिकोड़ता है, जिससे थन में बचा हुआ दूध भी जबरदस्ती बाहर आ जाता है। रुकिए एक मिनट, मतलब दूध ज्यादा निकालने के लिए जो इंजेक्शन गाय को दिया जा रहा है वो हार्मोन हमारे शरीर में भी जा रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। मुझे तो यही लगता था। नहीं, इसके अंश दूध के जरिए हम तक पहुंचते हैं, और इसीलिए WHO और FSSAI, जो हमारे खाने पीने की चीजों की सुरक्षा पर नजर रखती है, दोनों ने ही चेतावनी दी है। अच्छा। ये बाहरी हार्मोन हमारे शरीर के अपने एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो हार्मोन बनाने वाली नाजुक प्रणाली है, उसमें दखल दे सकता है और उसका संतुलन बिगाड़ सकता है। और ये सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? पोल्ट्री और मांस उद्योग का क्या? वहां भी यही कहानी है, शायद और भी बड़े पैमाने पर। मुर्गियों और दूसरे जानवरों का वजन जल्दी बढ़ाने के लिए उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, इन सब का एक कॉकटेल दिया जाता है। मतलब एक पूरा साइकिल बन गया है। बिल्कुल। कम समय में ज्यादा उत्पादन का दबाव है, जिसके नतीजे हम सब अपनी सेहत से चुका रहे हैं। और ये नतीजे हैं क्या? मतलब शरीर पर इन सब का असर कैसे दिखता है? लेख इसे सीधे तौर पर कई आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ता है। महिलाओं में जैसे PCOD, PCOS जैसी समस्याएं, अनियमित पीरियड्स और यहाँ तक कि बांझपन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
समय से पहले यौवन, जिसे अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, वो भी इसी से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन क्या ये मिलावट पुरुषों की सेहत पर भी असर कर रही है? बिल्कुल, पुरुषों पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। 2017 में एक बहुत बड़ा अध्ययन हुआ था जिसने दिखाया कि पिछले कुछ दशकों में पुरुषों के स्पर्म काउंट में भारी गिरावट आई है। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन का असंतुलन भी एक आम समस्या बन गया है, और इन सब के अलावा कैंसर, थायराइड की समस्याएं, मोटापा, डायबिटीज, इन जैसी पुरानी बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे भोजन में मौजूद ये अनचाहे मेहमान भी जिम्मेदार हैं। तो एक तरफ मिट्टी में पोषण नहीं, दूसरी तरफ खाने में हार्मोन्स की मिलावट। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक है। तो क्या इसका कोई हल है? यहीं पर ये लेख एक दिलचस्प शब्द सामने लाता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। हाँ, और ये शब्द अपने आप में ही इसका मतलब समझाता है। ये दो शब्दों को जोड़कर बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। बिल्कुल, पोषण और औषधि। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे पदार्थ हैं जो हैं तो भोजन का हिस्सा, लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ किसी दवा की तरह होते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ सप्लीमेंट कंपनियों के लिए एक फैंसी मार्केटिंग शब्द नहीं है? मतलब विटामिन की गोली को ही एक नया आकर्षक नाम दे दिया? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इनमें फर्क है। ये सिर्फ विटामिन की कमी पूरी करने वाली गोलियां नहीं है। तो क्या फर्क है? फर्क नजरिए का है। एक विटामिन की गोली आपकी कमी को पूरा करती है, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी ना हो। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स उससे एक कदम आगे जाते हैं। वो सिर्फ कमी को नहीं भरते, बल्कि शरीर में जाकर बीमारियों की रोकथाम में और कभी-कभी इलाज में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन, वो सिर्फ एक मसाला नहीं है, वो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो गठिया जैसी बीमारियों में मदद कर सकता है। अच्छा। या फिर मछली के तेल से मिलने वाला ओमेगा 3, वो सिर्फ एक फैटी एसिड नहीं है, वो दिल और दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दही या दूसरी खमीर वाली चीजों से मिलने वाले प्रोबायोटिक्स सिर्फ भोजन नहीं है, वे हमारी आंतों की स्वास्थ्य को सुधार कर हमारी पूरी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो ये भोजन और दवा के बीच एक पुल की तरह हैं। सही कहा। अच्छा, तो ये सिर्फ गड्ढों को नहीं भरते, बल्कि पूरी इमारत को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। लेख में भारत के संदर्भ में भी कुछ खास आंकड़े दिए गए हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये हमारी जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। हाँ, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका एक आंकड़ा तो आंखें खोलने वाला है। उनके अनुसार एक औसत भारतीय आहार से हमें रोजाना जरूरी आयरन का सिर्फ 40 से 50% ही मिल पाता है। सिर्फ आधा? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सोच रहा है कि वो रोज पालक और दाल खाकर अपना आयरन पूरा कर रहा है, तो भी शायद वो आधी जरूरत पूरी कर पा रहा है। ये तो बहुत बड़ी कमी है। और इसी का सीधा नतीजा है कि भारत की लगभग 40 से 50% आबादी आयरन की कमी वाले एनीमिया से जूझ रही है। बाप रे! और ये सिर्फ थकान या कमजोरी की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के दिमागी विकास से लेकर हमारी अपनी कार्यक्षमता तक हर चीज को प्रभावित कर रहा है। और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं होता। बिल्कुल। और सिर्फ आयरन ही नहीं, विटामिन डी, B12, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब की कमी भी बहुत आम है। तो ये वही पोषण का विरोधाभास है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक है, फिर भी हमारे लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए भूखे हैं। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की 2021 की एक स्टडी भी तो यही कहती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। हम मात्रा पे ध्यान दे रहे हैं, गुणवत्ता पर नहीं। इस पूरी चर्चा को एक मानवीय चेहरा देने के लिए मैं लेख में दी गई एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये अमेरिका के एक डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड की है। वो कभी इन फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। यह एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत अनुभव किसी विशेषज्ञ की पूरी सोच को बदल सकता है। डॉक्टर स्ट्रैंड एक पारंपरिक डॉक्टर थे। अच्छा। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर आप एक संतुलित आहार लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वो इसे पैसे की बर्बादी मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सोच 180 डिग्री घूम गई? उनकी सोच तब बदली जब उनकी पत्नी लिज को फाइब्रोमाइल्जिया नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। फाइब्रोमाइल्जिया? हाँ, ये एक ऐसी पुरानी स्थिति है जिसमें पूरे शरीर में भयानक दर्द, थकान और नींद न आने की समस्या होती है। उन्होंने उस समय के बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया, हर तरह की दवाइयां आजमाई, लेकिन लिज की हालत बिगड़ती ही चली गई।
एक समय ऐसा आया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये तो किसी के लिए भी एक बहुत मुश्किल स्थिति होगी, खासकर एक डॉक्टर के लिए जो अपनी ही पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल। तो पूरी तरह हताश होकर उनके एक दोस्त ने उन्हें कुछ उच्च गुणवत्ता वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आजमाने की सलाह दी। वही चीजें जिनके वो खिलाफ थे। हाँ, डॉक्टर स्ट्रैंड जो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी की तसल्ली के लिए अनिच्छा से ये कोशिश की। और फिर के दर्द में कमी आने लगी और कुछ महीनों के अंदर उनके स्वास्थ्य में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। सच में? हाँ, उन्हें अपनी ऊर्जा वापस मिली और सबसे जरूरी जीने की उम्मीद वापस मिली। ये वाकई कमाल है। मतलब जिस चीज को वो सिरे से खारिज करते थे उसी ने उनकी पत्नी की जान बचाई। हाँ, इस अनुभव ने उनकी मेडिकल प्रैक्टिस को पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? उन्हें एहसास हुआ कि मेडिकल स्कूल में उन्हें पोषण के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। उन्होंने फिर न्यूट्रिशनल मेडिसिन पर गहरा शोध शुरू किया और पाया कि इसके पीछे एक ठोस विज्ञान है। अच्छा। फिर उन्होंने इन सप्लीमेंट्स को अपनी थेरेपी का मुख्य हिस्सा बनाया और हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी पुरानी समस्याएं थी। और उन्होंने अपने इस अनुभव को दुनिया के साथ साझा भी किया है ना। हाँ, उन्होंने अपनी इस यात्रा को व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू जैसी बेस्ट सेलिंग किताबों में लिखा। लेख में ये भी बताया गया है कि उनके कई मरीज जो पुराने दर्द से तंग आकर आत्महत्या करने की सोच रहे थे, उन्होंने बाद में डॉक्टर स्ट्रैंड को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने हमारी जान बचा ली। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? अगर हमें इसे समेटना हो तो क्या कहेंगे? अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो मेरे हिसाब से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, हम भोजन की प्रचुरता लेकिन पोषण की कमी के एक गहरे विरोधाभास में जी रहे हैं। हमारी थालियां भरी हैं पर हमारे शरीर खाली हैं। बिल्कुल। दूसरा, इसकी वजह कोई एक चीज नहीं है। खराब हो चुकी मिट्टी, हमारे भोजन में हार्मोन्स और रसायनों की मिलावट और हमारी अपनी भागदौड़ वाली जीवन शैली, ये सब मिलकर इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस समस्या के एक संभावित समाधान के रूप में पेश किया गया है। ये भोजन और दवा के बीच एक पुल की तरह है। एक वैज्ञानिक तरीका जिससे हम उस पोषण की कमी को पूरा कर सकते हैं। हाँ, और शायद भविष्य की कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और जैसा कि लेख के अंत में कहा गया है, ये कोई नई बात नहीं है। यह तो हिपोक्रेट्स की कही उस सदियों पुरानी सच्चाई का एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप है कि भोजन को ही अपनी औषधि बनने दो। बिल्कुल, लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या? अगर हमारा पूरा खाद्य सिस्टम ही कम पौष्टिक भोजन पैदा कर रहा है, तो सप्लीमेंट लेना एक व्यक्ति के लिए तो समाधान हो सकता है, पर ये हमारी बड़ी खाद्य और कृषि प्रणालियों के बारे में क्या कहता है? सही बात है। क्या असली समाधान सप्लीमेंट लेने में है, या फिर हमें उन तरीकों को बदलने की जरूरत है जिनसे हम अपना भोजन उगाते हैं, ताकि भोजन खुद ही फिर से संपूर्ण और पौष्टिक बन सके? और अंत में एक जरूरी बात, यह चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने, बदलने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। नियमित निगरानी और पेशेवर मार्गदर्शन ही सुरक्षित रिकवरी की कुंजी है।